Jai Hind everyone, welcome to the channel, the second line of defense NCC. Today we are going to do a quick revision of our topic that is map reading. So let's start with our topic that is map reading. Firstly, we are going to introduce the types of map and conventional signs. So what all are the types of map available? So the first one is atlas map. तो atlas map क्या होता है? There are small scale maps showing whole country, continents, oceans and even world on one sheet. आप लोगों ने एटलस भी देखा होगा और आप लोगों ने एटलस यूज़ भी करी होगी. तो वो मैप्स जिसमें एंटायर कॉन्टिनेंट्स और उनकी सारी चीज़ें, उसमें ओशंस हो गए और बाकी चीज़ें हो गई, वो पूरा एक ही शीट में दिखाया गया हो, दे आर योर एटलस मैप. Your second map is topographical map. These are the maps with which we are concerned in map reading. Survey of India maps are all topographical map. तो सबसे पहली बात, टोपोग्राफिकल मैप को हम लोग मिलिट्री मैप भी बोलते हैं और ये वही मैप है जिससे आप लोग मिलिट्री में या फिर एनसीसी में मैप रीडिंग करते हो. तो ये जो होते हैं ये सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड होते हैं किस तक, मिलिट्री तक, और ये सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाए जाते हैं. तो आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि टोपोग्राफिकल मैप किसके द्वारा बनाया जाता है. तो दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम सर्वे ऑफ इंडिया. ठीक है. योर थर्ड टाइप ऑफ मैप इज रिलीफ मैप. तो रिलीफ मैप को आप लोग टेरेन मैप भी बोलते हो. दे आर सॉलिड मैप्स बिल्ड एज एन एक्शन मॉडल ऑफ द ग्राउंड. आपका रिलीफ मैप जो कि आपका टेरेन मैप भी होता है, ये बेसिकली एक 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी एरिया का. मतलब अगर आपको किसी माउंटेन को शो करना है, आपको किसी वैली को शो करना है, किसी स्टेट के पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को शो करना है, तो वो एक 3 डायमेंशनल ग्राफ में या 3 डायमेंशनल फॉर्म में आपको शो होगा. सो दीज आर दी रिलीफ मैप. रिलीफ आपको पता है हमारे जो डिफरेंट जोग्राफिकल फीचर्स होते हैं अर्थ में, उनको हम लोग रिलीफ बोलते हैं. तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि रिलीफ मैप का मतलब 3 डायमेंशनल मैप जिसमें सारी चीज़ें शो होती हैं. देन योर फोर्थ इज आउटलाइन मैप्स. So outline maps indicate general plan of a country, example main towers and rivers. तो outline map जो कि आपके पॉलिटिकल मैप भी होते हैं या फिर आपके जियोग्राफिकल मैप भी होते हैं, जो किसी भी कंट्री की आउटलाइंस को दिखाते हैं और उसमें कोई भी स्पेसिफिक रिवर्स या कोई भी स्पेसिफिक कोई भी चीज़ होती है उसको शो करती है. तो जो भी आप पॉलिटिकल मैप यूज़ करते हो फॉर योर एकेडमिक्स पर्पस, वो आपके कौन से होते हैं, आउटलाइन मैप, जिसको आप पॉलिटिकल मैप भी बोलते हो. नेक्स्ट इज रेल या फिर रोड मैप. तो जो भी आपके मैप्स जिसमें आपके रेलवे ट्रैक शो होते हैं, जिसमें आपके रोड के रूट्स शो होते हैं, जिसमें आपके हाईवेज़ बताए जाते हैं, हाईवे नंबर बताया जाता है, वो सारे कौन से मैप होते हैं, रेल एंड रोड मैप. नेक्स्ट इज योर फोटो मैप. These are produced by making a mosaic of strips of vertical air photographs so as to cover completely the area required to be shown. तो आपके फोटो मैप कौन से होते हैं जिनको वर्टिकली एयर में, एयर से थ्रू एरोप्लेन या फिर कोई भी अबव कोई हाइटेड चीज़ से उनको कैप्चर किया जाता है. ठीक है. अपॉन विच अ ग्रिड एंड डाटा हैव बीन एडिट. पहले उस फोटो को कैप्चर किया जाता है थ्रू अ सर्टेन हाइट और थ्रू एरोप्लेन, और उसके बाद उसमें डाटा फिल किया जाता है. दीज आर योर फोटो मैप. तो फोटो मैप आपको वर्ड से ही पता चल रहा है जिसकी पिक्चर ली गई हो और उसके बाद उसमें सारे जो आपके इन्फॉर्मेशंस हैं और सारे फीचर्स हैं वो ऐड करे गए हों. देन योर अदर मैप्स आर जोग्राफिकल मैप. तो जोग्राफिकल मैप आपके कौन से होते हैं? They are the map which provide information about an area, including the locations of cities, boundaries, road, mountain, rivers and coastlines. ठीक है. वो सारे मैप आपके जोग्राफिकल मैप के अंदर आते हैं जो भी एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में आपको जानकारी देते हैं, चाहे वो फिर सिटीज़ के बारे में हो, उसमें बाउंड्रीज़ के बारे में हो, उसकी रोड्स हो, माउंटेन्स हो, रिवर्स हो, वो सारे आपके जोग्राफिकल मैप के अंडर आ जाते हैं. इवन आपका पॉलिटिकल मैप भी आपका जोग्राफिकल मैप के अंदर आ जाता है. Second is your statistical map. The statistical map is a specific type of map in which variations in quantity of factor such as rain, population, crops in a geographical region is indicated.
आपने कभी मैप में अगर नोटिस किया हो तो आपको एक पर्टिकुलर चीज़ लाइक आपको रेनफॉल का एग्जांपल देती हूँ, तो इंडिया में अगर रेनफॉल को शो करना है कि कहाँ पे हाईएस्ट होती है और कहाँ पे लोएस्ट होती है, तो आपको डार्क ब्लू कलर से स्लाइटली स्लाइटली लाइट ब्लू कलर तक दिखाया जाएगा। और डार्क ब्लू कलर क्या इंडिकेट करता है आपका, जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल होती है, टू दी लाइट ब्लू कलर जहाँ पे लोएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है। तो ये मैप जो कंपेयर करते हैं एक पर्टिकुलर फैक्टर को, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटिस्टिकल मैप। और ये बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर से, और इसका एक एग्जाम्पल है आपका डॉट मैप। नेक्स्ट इज योर चार्ट शोइंग डेप्थ ऑफ वाटर राउंड द कोस्ट एंड इन रिवर एस्चुरीज। ठीक है, आपके चार्ट कौन से होते हैं जो कोस्टल एरियाज़ में आपका गहराई बताते हैं पानी की, या फिर रिवर एस्चुरीज में आपकी गहराई बताते हैं पानी की, वो आपके होते हैं चार्ट्स। तो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा व्हाट एक्चुअली एस्चुरीज आर। सो एस्चुरीज आर द प्लेसेस वेयर फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर एंड स्ट्रीम्स मिक्सेस विथ सॉल्ट वाटर फ्रॉम दी ओशन। वो प्लेस जहाँ पे रिवर वाटर ओशन वाटर से मिलता है, वो पर्टिकुलर प्लेस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एस्चुरीज। ठीक है, तो इंडिया में जो मोस्टली एस्चुरीज हैं वो आपकी ईस्टर्न कोस्ट पे हैं, वेस्टर्न कोस्ट में भी हैं, मगर आपकी स्मॉलर एस्चुरीज वहाँ पे पाई जाती हैं। योर फोर्थ वन इज मेट्रियोलॉजिकल मैप। इट इज़ बेसिकली अ वेदर मैप। ठीक है, आपको पता है मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं जो वेदर फोरकास्ट की रीडिंग करते हैं और हमें वार्न करते हैं प्रीवियसली, प्रायरली। ठीक है, तो दे आर बेसिकली अ वेदर मैप displays various meteorological features across a particular area at a particular point of time, represented by various symbols, and they are basically used for research and weather forecast purpose। ठीक है, मेट्रोलॉजिकल मैप मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा मेनली यूज़ किया जाता है, किसके लिए, वेदर फोरकास्ट के लिए या फिर रिसर्च पर्पस के लिए। और इस मैप में डिफरेंट डिफरेंट सिम्बल्स के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है। योर नेक्स्ट इज व्हाट आर द यूजेस ऑफ मैप। ठीक है, मैप आप किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हो। सो बेसिकली इट इज़ टू फाइंड योर ओन पोजिशन। आपको जब खुद की पोजिशन फाइंड करनी है तब आप मैप का यूज़ करते हो। टू डिटरमाइन डायरेक्शन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर। अगर आपको एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन निकालनी है, अगर आप जहाँ पे हो वहाँ पे एक टेम्पल है और कहीं दूर जाके कोई फॉरेस्ट एरिया आता है, तो आपको देखना है कि वो किस डायरेक्शन में पड़ता है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में या वेस्ट में, तब भी आप मैप का यूज़ करते हो। द नेक्स्ट इज टू लोकेट वेरियस फीचर्स ऑफ ग्राउंड ऑन मैप। ठीक है, जितने भी आपके आसपास ऐसे फीचर्स हैं जो आइडेंटिफाइड हैं, ऐसा नहीं कि आपने कोई भी छोटा सा पेड़ ले लिया और वो आप फिर मैप पे ढूंढने लग गए। ठीक है, जो भी ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल आइडेंटिकल है, उनको लोकेट करने के लिए मैप में आप, उनको ग्राउंड में फाइंड करने के लिए आप मैप का यूज़ करते हो। नेक्स्ट इज टू प्लान मूव ड्यूरिंग वॉर। ठीक है, वॉर टाइम में जो भी आपके मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो भी आपकी मार्च होती है, चाहे वो फिर नाइट मार्च हो या फिर डे मार्च हो, उसके लिए भी हम लोग मैप का यूज़ करते हैं। योर थर्ड वन इज़ योर कन्वेंशनल साइन। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके कभी भी आपको पूछ सकते हैं, आपको नेम दे सकते हैं कि इसके कन्वेंशनल साइन लिखो, या फिर आपको साइन दे सकते हैं और बोलेंगे कि इसका नाम बताओ, ये कौन सा कन्वेंशनल साइन है। तो आपके बहुत सारे कन्वेंशनल साइन एनसीसी हैंडबुक में गिवन है। ठीक है, आई होप कि अभी तक तो आपने वो पढ़ लिया होगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई हैं इस पर्टिकुलर पीडीएफ में, तो वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सो द वेरी फर्स्ट इज रोड्स मेटल्ड विथ किलोमीटर स्टोन। ठीक है, सबसे पहले मेटल रोड की बात करते हैं, तो वो रोड, ठीक है, जो टोटली मेटल्ड है, प्लेन है, जहाँ पे व्हीकल्स प्रॉपरली चल सकते हैं, वो होती है आपकी मेटल रोड। तो वो रोड्स जो मेटल्ड हैं विद माइल स्टोन, किलोमीटर स्टोन जो लगे होते हैं, जो आपको बताते हैं कि इतना किलोमीटर अभी बाकी है, इतना डिस्टेंस अभी कवर करना बाकी है, तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। तो आपका रिप्रेजेंटेशन आ गया ये। ठीक है, आपकी डबल लाइन होती है और उसके बाद आप ये डैश के थ्रू किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट करते हो। दिस इज़ योर road metaled with kilometer stone. If we talk about road unmetaled with kilometer stone, तो unmetaled road कौन सी होती है, those roads which are not having a hard surface of road metal। ठीक है, ये मोस्टली मड रोड्स होती हैं, मतलब कच्ची रोड जिनको आप बोलते हो, और जब बारिश आती है तो पूरा मड जो है वो
ये वेट हो जाता है, ठीक है, मडी हो जाता है पूरा इलाका, ये होता है आपका अनमेटल्ड रोड। और रोड अनमेटल्ड विथ किलोमीटर स्टोन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये आपका डैश डैश आएगा। ये आपका डैश डैश जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट योर अनमेटल्ड रोड। और जो भी आपके ये नंबर्स हैं ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, दे आर इंडिकेटिंग योर किलोमीटर स्टोन। सो दिस इज योर रोड मेटल्ड विथ किलोमीटर स्टोन एंड रोड अनमेटल्ड विथ किलोमीटर स्टोन। योर थर्ड वन इज कार्ट ट्रैक, कैमल ट्रैक और म्यूल ट्रैक। तो आपका कार्ट ट्रैक क्या होता है, इट इज़ अ रफ ट्रैक, ठीक है। ये आपकी एक रोड होती है किसी भी फार्म लैंड पे जो कि सूटेबल नहीं होती है किसी ऑर्डिनरी व्हीकल के लिए, मतलब आपका ट्रक, कार या फिर आपकी बसेस उस रोड पे, ठीक है, उस ट्रैक पे नहीं चल सकती है। तो कार्ट ट्रैक बेसिकली आपका बुलेट कार्ट और जो भी आपके ऑक्सिन कार्ट ये सारे होते हैं इनके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये कैसे शो होता है, ये आपका ये डैश डैश लाइन से हाइज एंड लो से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ योर कार्ट ट्रैक, कैमल ट्रैक या फिर म्यूल ट्रैक, जिसपे सिर्फ आपकी जो एनिमल से रिलेटेड या एनिमल से जो भी व्हीकल्स चलाए जाते हैं, आपका कैमल ट्रैक हो गया, कार्ट ट्रैक हो गया, वो इस रोड पर चलती हैं। नेक्स्ट इज़ योर हर्ट, परमानेंट एंड टेम्पररी, फोर्ट, टावर, छतवी, सॉरी। तो ये क्लियरली नहीं गिवन है इसमें, ठीक है, आपकी बुक में भी नहीं है, तो ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपका टावर, छतवी इम्पॉर्टेंट है और ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आपका एक ऐसे डोम आ जाता है और नीचे इसका एक सपोर्ट लाइन आ जाता है, ठीक है। दिस इज़ योर पावर छतवी, टावर छतवी। और आपका फोर्ट जो रिप्रेजेंट होता है आपका, ये है आपका फोर्ट, ठीक है, दिस इज़ योर फोर्ट। नाउ नेक्स्ट इज चर्च, मॉस्क्यू, टेम्पल, pagoda, ईदगाह, टॉम, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट स्टार मार्क दिस वन, ठीक है। आपका चर्च कैसे रिप्रेजेंट होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो दिस इज़ योर चर्च, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट किया आपने इसको, ये हो गया और आपका ऊपर क्रॉस का सिंबल आ गया, दिस इज़ योर चर्च। उसके बाद सेकंड आता है आपका मॉस्क्यू। मॉस्क्यू आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, दिस, ठीक है। टेम्पल आता है आपका, टेम्पल ये हो गया, ऊपर आप ऐसे फ्लैग टाइप सिंबल भी लगा सकते हो। उसके बाद आता है आपका पगोडा। तो पगोडा क्या होता है, इट इज़ बेसिकली अ हिंदू और बुद्धिस्ट टेम्पल फॉर्म्ड ऑफ मेनी टायर्ड टावर, ठीक है। ये एक टावर जैसा होता है, इसमें बहुत सारे आपकी ये हो गया आपका, दिस इज़ योर पगोडा, ठीक है। ये मल्टी स्टोरेड होता है आपका, नीचे पहले एक बेस होता है, उसके बाद ऊपर एक और बिल्डिंग होती है और ये आपका फ्लैग टाइप का होता है। तो इट इज़ बेसिकली अ हिंदू और बुद्धिस्ट टेम्पल। देन योर ईदगाह। तो सबसे पहले ईदगाह क्या होता है, ईदगाह वो जगह होती है जहाँ पे ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती है, ठीक है, दिस इज़ योर ईदगाह। तो ईदगाह को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो ये हो गया आपका ईदगाह। उसके बाद आता है आपका टोम। तो टोम को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ये आपका बेस हो गया, ठीक है, ये आपका ऊपर का सरफेस हो गया एंड दिस इज़ योर टोम। तो टोम को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। सो दीज ऑल आर योर बेसिक कन्वेंशनल साइंस। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आते हैं, दिस इज़ योर लाइट हाउस। तो लाइट हाउस को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, सो दिस इज़ योर लाइट हाउस, ठीक है। लाइट शिप को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ऐसे, ठीक है, एक शिप बनाई, उसके ऊपर आपका क्रॉस का सिंबल आ गया। नेक्स्ट इज़ योर बायोस, बेम्बो। तो आपने बयंसी सुनी होगी, बयंसी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्लोटिंग। तो दिस इज़ एक्चुअली योर फ्लोटिंग बेम्बो राफ्ट ब्रिज, ठीक है। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ये आपका रिप्रेजेंटेशन है, इसके ऊपर जो ये स्टिक है ये आपकी रेड कलर की होती है। नेक्स्ट इज़ योर प्लांटेशन, बैम्बो प्लांटेशन। तो बैम्बो प्लांटेशन भी आपका सिमिलर होता है, बस ऊपर आपका क्या आता है, एक ब्लैक स्ट्रिप होती है। नेक्स्ट इज़ योर ग्रास, हाई एंड लो केन बैम्बो प्लांटेशन। तो जहाँ पे भी आपको ग्रास की बात की जाए तो वी ऑल नो कि ग्रास को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपका ये सिंबल आता है, दिस इज़ योर ग्रास। अगर बैम्बो प्लांटेशन की बात की हो तो ये ग्रास की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, मगर ये सिमिलर ही रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट इज़ योर ग्रेव ऑयल वेल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, योर ग्रेव्स आर represented by
दिस, ठीक है, ये आपका ग्रेव का सिंबल हो गया। उसके बाद आपका ऑयल वेल रिप्रेजेंट होता है एक सर्कुलर, और यहाँ पे आपका बीच में क्रॉस सिंबल होता है और ये आपके डॉट्स होते हैं। आपका माइंड बैटल ऐसे रिप्रेजेंट होता है। देन योर हाइट ट्राइंगुलेटेड, ठीक है, तो आपका हाइट ट्राइंगुलेटेड क्या होता है, एक ट्राइंगल सिंबल होता है, ठीक है, आपको ट्राइंगुलेटेड से ही पता चल रहा होगा। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय योर ट्राइंगल सिंबल, और जितना भी आपका डिस्टेंस गिवन होगा, जितना भी आपकी यूनिट गिवन होगी, तो ये आगे आपकी यूनिट आ जाती है। तो ये मत सोचना कि 200 फिक्स है, 200 बस एक यूनिट है। अगर आपको 200 दिया होगा तो आप इसको 200 से रिप्रेजेंट करोगे, नहीं दिया होगा तो आप इसको नहीं रिप्रेजेंट करोगे। देन नेक्स्ट इज योर बेंचमार्क, ठीक है, तो आपका बेंचमार्क क्या होता है, कोई भी ऐसा मार्क जो परमानेंट हो, जो टाइम के साथ डिमिनिश्ड ना हो, दिस इज योर बेंचमार्क। तो बेंचमार्क को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, यू डायरेक्टली रिप्रेजेंटेड इट बाय BM, और जितना भी आपका यूनिट गिवन होगा देन यू रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर यूनिट। तो इसमें 200 गिवन है, इसका मतलब ये नहीं है कि बेंचमार्क के आगे सिर्फ 200 आएगा, ये आपकी यूनिट है, ठीक है। सो दिस इज योर heights triangulated and benchmark. Next is your palm, areca, palmyra and other conifer, other trees and shrubs, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है पाम क्या होता है, हमारा खजूर होता है। तो खजूर के पेड़ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सो दिस इज़ योर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये आपका पाम का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अरेका क्या होता है, अरेका इज़ अ ट्रॉपिकल एशियन पाम, ठीक है, ये पाम की ही एक प्रजाति है। और क्या कौन सी प्रजाति है, इट इज़ अ ट्रॉपिकल एशियन पाम। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस पर्टिकुलर सिंबल, ठीक है। उसके बाद ये सारे आपके ट्रीज़ के सिंबल हो गए, आपका स्क्रब ऐसे रिप्रेजेंट होता है। तो मेन इसमें था पाम आपका। उसके बाद कॉन्टूर्स आपका क्या होता है, पहली बात तो कॉन्टूर्स वो लाइंस होती हैं जो एक पर्टिकुलर हाइटेड एरिया को या फिर एक पर्टिकुलर हाइट को रिप्रेजेंट करती है। और कंटूर्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आप इस तरह से भी कर सकते हो, नहीं तो आपकी बुक में जो गिवन है वो ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई भी जैसे 800 गिवन है आपकी बुक में, NCC हैंडबुक में, तो 800 क्या हो गया, आपका यूनिट हो गया। 800 आपकी हाइट की यूनिट हो गई। तो अगर आपको कोई भी अलग यूनिट गिवन होगी, जैसे 200 हो गया, 100 हो गया, तो यहाँ पे आप उसकी जगह 100 या 200 जो भी गिवन होगा वो लिखोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका काउंटर्स। उसके बाद नेक्स्ट इज फॉर्म लाइन। तो फॉर्म लाइन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, फॉर्म लाइन को आप ऐसे डॉटेड लाइन से, इट इज़ सिमिलर टू काउंटर, बस इसमें डॉटेड लाइन्स आ जाती हैं, ठीक है। दिस इज़ योर फॉर्म लाइन। देन योर रॉकी स्लोप्स, तो रॉकी स्लोप्स को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर्म लाइन्स इन रॉकी स्लोप्स। नेक्स्ट इज योर, इसके बाद हम लोग डायरेक्टली मूव कर रहे हैं जो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट कन्वेंशनल साइंस हैं। तो नेक्स्ट इज योर पोस्ट ऑफिस, ठीक है। पोस्ट ऑफिस को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, दे आर डायरेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय PO। और आपकी बुक में जो गिवन है यहाँ पे आपका एक स्क्वायर का सिंबल भी आ जाता है, दिस इज योर पोस्ट ऑफिस। सिमिलरली आपकी बुक में एक और इम्पॉर्टेंट कन्वेंशनल साइन गिवन है, दिस इज योर पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन को भी आप डायरेक्टली PS से रिप्रेजेंट करते हो और आगे आपका एक स्क्वायर सिंबल आ जाता है। सिमिलरली योर टेलीग्राफ ऑफिस, तो टेलीग्राफ ऑफिस को भी आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, इट इज़ डायरेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय TO और आगे आपका स्क्वायर सिंबल आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इज़ योर स्प्रिंग को नेक्स्ट इज़ योर फॉरेस्ट रिजर्व। तो फॉरेस्ट रिजर्व को आप RP से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। स्टेट रिजर्व को आप SR से रिप्रेजेंट करते हो। ये आपके डायरेक्टली वर्ड्स हो गए, स्टेट रिजर्व, फॉरेस्ट रिजर्व। और आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या आप PF से रिप्रेजेंट करते हो। सो दिस इज़ योर रिप्रेजेंटेशन फॉर फॉरेस्ट रिजर्व, स्टेट फॉर रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज़ योर स्प्रिंग आपका रिप्रेजेंटेशन ये हो गया स्प्रिंग का। और विलेज को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हो, और जो आपकी बुक में गिवन है विलेज, तो आपका विलेज ऐसे है, या आपकी विलेज की रोड हो गई। और साइड में आप थोड़े से स्ट्रक्चर्स दिखा सकते हो, ये आपके घर हो गए, ठीक है। दिस इज़ योर विलेज, आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो विलेज को। और अगर आपसे पूछा जाता है वॉल्ड विलेज, तो आप वॉल्ड विलेज में कुछ नहीं करोगे, आप सिर्फ कुछ वॉल्स बना दोगे विलेज के आसपास, दिस इज़ योर वॉल्ड विलेज।
So this was all about Spring Village, Walled Village. Now moving on to the next topic, that is scales and grid system. तो सबसे पहले बात करते हैं what is scale. By scale, it means the proportion which the distance between 2 points on the map bears the distance between the same 2 points on the ground. आप स्केल किसको बोलते हो? ठीक है, आप अगर मैप में, अगर ग्राउंड पे आपकी कोई चीज़ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है, 1 किलोमीटर, और आप उसी चीज़ को मैप में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो मैप आपका एक छोटा मैप में आप एक छोटा स्केल यूज़ करते हो, तो 1 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को आपने उसमें दिखा दिया इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर. ठीक है, दिस इज़ योर स्केल. जो रिप्रेजेंटेशन आपका ग्राउंड में होता है उसी को आप थोड़ा स्मॉलर फॉर्म में मैप में दिखाते हो. तो स्केल आपका यूज़ होता है उन्हीं पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो आपके ग्राउंड पे हैं, उन्हीं पॉइंट्स को मैप में रिप्रेजेंट करने के लिए आप स्केल का यूज़ करते हो. ये 2 पॉइंट्स है, आपका ये 1 किलोमीटर का है और यही आपको मैप में दिखाना है, तो आप 1 सेंटीमीटर को रखोगे इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर. ठीक है, तो दिस इज़ योर स्केल. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, डेट इज़ डिफाइंड ग्रिड लाइन्स. तो आपकी ग्रिड लाइन्स कौन सी होती है? अ मैप इज़ कवर्ड विद अ नेटवर्क ऑफ पर्पल लाइन, some running north to south and other west and east. These form a small series of squares all over the map. These lines are known as grid lines. ठीक है, तो सपोज करो ये आपका मैप है, दिस इज़ योर मैप. जो लाइंस आपकी साउथ टू नॉर्थ जाती हैं, दीज आर योर नॉर्दिंग लाइन्स. ठीक है, आप इसको क्या बोलते हो? नॉर्दिंग लाइन्स. सिमिलरली आपकी जो लाइंस वेस्ट टू ईस्ट जाती हैं, दीज आर योर ईस्टिंग लाइंस. तो इन्हीं लाइंस को मिलाकर, आपकी नॉर्दिंग लाइंस को मिलाकर प्लस आपकी ईस्टिंग लाइंस को मिलाकर जो स्क्वायर फॉर्म होते हैं, इसको आप बोलते हो, जो लाइंस है इनको तो आप बोलते हो ग्रिड लाइंस. ठीक है, दोनों नॉर्दिंग और ईस्टिंग लाइंस को आप बोलते हो ग्रिड लाइंस, और जो आपके स्क्वायर फॉर्म होते हैं इनको आप बोलते हो ग्रिड. ठीक है, तो ये बड़ा वाला स्क्वायर एक बड़ा ग्रिड हो गया और इसमें जो सब डिविजन्स हो गए ये आपके सब डिविजन ग्रिड हो गए. सो दीज आर योर ग्रिड लाइंस एंड द स्क्वायर आर योर ग्रिड. ठीक है, सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ ग्रिड लाइन. नेक्स्ट इज बेसिक रूल फॉर गिविंग ग्रिड रेफरेंस. तो सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रिड रेफरेंस क्या होता है. A map reference indicating a location in terms of a series of vertical and horizontal grid line identified by numbers or letters. ठीक है, कोई भी ऐसा मैप जिसमें आपकी ग्रिड लाइंस बनी हो और उसमें आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन फाइंड करनी हो. ठीक है, चाहे वो फिर नंबर से रिप्रेजेंटेड हो या फिर चाहे वो आपके अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंटेड हो, उनको हम लोग बोलते हैं ग्रिड रेफरेंस. किसी भी पर्टिकुलर एरिया की लोकेशन फाइंड करने को बोलते हैं हम लोग ग्रिड रेफरेंस. तो ग्रिड रेफरेंस आप कैसे फाइंड करते हो? इन गिविंग अ ग्रिड रेफरेंस देयर आर 4 रूल्स टू बी रिमेंबर. आपको 4 रूल्स याद रखने हैं. कौन कौन से रूल है? A reference must always contain an even number of figure. Normally it contains 6 figure. जब भी आप ग्रिड रेफरेंस निकालते हो, आपको किसी पर्टिकुलर एरिया का ग्रिड रेफरेंस निकालना है, तो पहले तो आप उसको 4 फिगर में निकालोगे. ठीक है, तो 4 फिगर क्या हो गया? आपका इवन नंबर हो गया. उसके बाद आपको और प्रिसाइजली उसको निकालना है, तो वो आपका 6 फिगर्स में आ जाएगा. ठीक है, तो याद रखना हमेशा जो ग्रिड रेफरेंस निकालते हैं वो हमेशा इवन नंबर ऑफ फिगर्स में होता है. ठीक है, या तो 4 हो जाएगा या फिर आपका 6 हो जाएगा. सेकेंड इज always count along the easting line, first from the west to east and then from the south to north along northing. तो सबसे पहले जब भी आप ग्रिड रेफरेंस लिखोगे, चाहे वो आपका 4 फिगर हो गया या चाहे वो आपका 6 फिगर हो गया, तो सबसे पहले जो आप फ्रंट में ग्रिड रेफरेंस का जो पॉइंट लिखोगे वो हमेशा आपका ईस्टिंग लाइन का होना चाहिए. ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट जो आपकी लाइन्स जाती है वो पॉइंट आएंगे और उसके बाद आपका नॉर्दिंग लाइन के पॉइंट्स आएंगे. ठीक है, तो इस तरह से आप अपना ग्रिड रेफरेंस निकालते हो. मुझे पता है ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा. लेट मी गिव एन एग्जाम्पल. तो लेट सपोज ये आपका कोई भी एरिया है. ठीक है, ये डिवाइडेड है आपकी नॉर्दिंग लाइन, ये आपकी नॉर्दिंग लाइन हो गई, ये आपके ईस्टिंग लाइन्स हो गई. ठीक है, ईस्टिंग लाइन कौन सी है? जो वेस्ट टू ईस्ट जाती है. एंड नॉर्दिंग लाइन कौन सी है? जो साउथ टू नॉर्थ जाती है. ठीक है, तो सपोज करो ये आपका कोई एरिया है.
ये आपका 20th पॉइंट हो गया, ये 21 हो गया, ये 22, ठीक है, ये आपका लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है। उसके बाद ये आपका 11 हो गया, ये आपके 22 हो गया, देन आपका 33 हो गया। तो सपोज़ करो आपको इस पर्टिकुलर स्क्वायर का ग्रिड रेफरेंस निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस वाले स्क्वायर का निकालेंगे। तो कैसे करोगे इसको? सबसे पहले तो ये आपका इवन नंबर में होना चाहिए। तो लेट्स सपोज कि हम लोग 4 फिगर का ग्रिड रेफरेंस निकाल रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ 4 फिगर का निकाल रहे हैं। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हम लोग ईस्टिंग लाइन्स का लिखेंगे, ठीक है। तो ईस्टिंग लाइन्स का मतलब क्या हो गया, जो ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट आपकी लाइन्स जा रही है, ये हो गई आपकी ईस्टिंग लाइन्स। तो वेस्ट टू ईस्ट आपकी कौन सी लाइन जा रही है, ये वाली। तो देखो सबसे पहले आपका ये पॉइंट आ रहा है, देन आपका ये पॉइंट आ रहा है, देन आपका ये पॉइंट आ रहा है। तो हमें इस स्क्वायर का निकालना है। तो इसका पहला पॉइंट कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, सबसे पहले दिस इज़ योर 22। आप नीचे जाके देखो, दिस इज़ योर 22। तो आपका पहला ग्रिड रेफरेंस जो आप गया ईस्टिंग लाइन्स का, वो कौन सा हो गया, 22। ये हो गया आपका ईस्टिंग लाइन्स का। उसके बाद आप निकालोगे नॉर्दिंग लाइन्स का। तो नॉर्दिंग लाइन्स का मतलब जो साउथ टू नॉर्थ जा रही होगी। तो इस वाले में आप देखोगे, पहला आपका ये पॉइंट हो गया, दूसरा ये हो गया। तो आप हमेशा प्रायोरिटी किसको दोगे, पहले पॉइंट को। पहला पॉइंट आपका क्या शो कर रहा है, दैट इज़ 20th, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 20th, दिस इज़ योर नॉर्दिंग लाइन। तो आपका ग्रिड रेफरेंस 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस इसमें क्या हो गया, 22 20, ठीक है। दिस इज़ योर ईस्टिंग लाइन्स वाला और दिस इज़ योर नॉर्दिंग लाइन्स वाला। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। ये आपका 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस हो गया। इसमें आपने कुछ नहीं किया, दोबारा एक बार बताती हूँ मैं आपको। इसमें आपने क्या किया, सिर्फ एक पहले आपने एक चार्ट बनाया, ठीक है। ये आपकी नॉर्दिंग एंड ईस्टिंग लाइन्स हो गई। आपको किसी भी पर्टिकुलर का ग्रिड रेफरेंस निकालना है, किसी भी पर्टिकुलर ग्रिड का। तो सबसे पहले आपने इसको नंबर किया, आपको नंबर गिवन होगा, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड 1 2 3 जो भी है, ठीक है, 4 5 6, ठीक है। आपको इसका निकालना है। तो पहले आप ईस्टिंग लाइन्स को प्रायोरिटी दोगे। ये आपकी ईस्टिंग लाइन्स हो गई। तो ईस्टिंग लाइन्स में आपका सबसे पहले कौन सा पॉइंट आ रहा है, दैट इज़ योर 2, ठीक है। ये 2 है, ये 3 है। तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, 2 पॉइंट। तो सबसे पहले क्या लिख दिया आपने, सॉरी, ये हमेशा 2 फिगर होता है। तो ये आपका 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, 41, ये 51। तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, डेट इज़ 22। ये आपका हो गया ईस्टिंग लाइन्स का। उसके बाद आप निकालोगे नॉर्दिंग लाइन्स। तो नॉर्दिंग लाइन्स में मतलब ये वाला पोर्शन। तो इसमें आपका पहला पॉइंट कौन सा लाई कर रहा है, 10 1। ये कौन सा हो गया, 41। तो दिस इज़ योर नॉर्दिंग लाइन ग्रिड रेफरेंस एंड दिस इज़ योर ईस्टिंग लाइन। तो आपका टोटल ग्रिड रेफरेंस क्या हो गया, 22 41। ये आपका 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस हो गया, ठीक है। सो दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट, जो वो बोल रहे थे कि पहली प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, ईस्टिंग लाइन्स को, और उसके बाद आपको किसको करना है, नॉर्दिंग लाइन्स को, ठीक है। एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, आपका जो ग्रिड रेफरेंस होता है ये वाला 4 फिगर वाला, वो 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। तो ये भी जो आपका ग्रिड है ये 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर का होता है। और आपका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 500 मीटर होता है मैप में। तो इसका मतलब आपका 2 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो गया, डेट इज़ 1 किलोमीटर, ठीक है। तो आपका जो ग्रिड रेफरेंस है 4 फिगर का, वो 2 सेंटीमीटर मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 1 किलोमीटर शो कर रहा है ऑन ग्राउंड, और ऑन मैप कितना है, वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस द थर्ड एंड 6th फिगर रिप्रेजेंट द डिविजन ऑफ 1000 meter square to the nearest 110th part, so they have to be estimated, and for these figure a slight latitude is allowed. अभी आप लोगों ने क्या निकाला था, आपने 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर का निकाला, मतलब आपने 1000 मीटर का निकाला, मतलब 1 किलोमीटर का निकाला। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उस 1 किलोमीटर वाले एरिया को भी उसके 10th पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो 10th पार्ट का मतलब क्या हो गया, हम लोग 100 मीटर का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपका नेक्स्ट 6 फिगर वाला ग्रिड रेफरेंस होगा, ये क्या होगा आपका 100 मीटर। तो दिस इज़ योर 100 मीटर वाला। तो इसको भी आप सब डिवाइड करोगे, ठीक है। इसको भी आपने सब डिवाइड करा, कितने पार्ट्स में, 10 बाई 10 पार्ट्स में। तो आपका ऑन ग्राउंड तो ये 100 मीटर हो गया, मगर आपका मैप में कितना रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट योर 20 मिलीमीटर। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो किस तरीके से, आपका जब
1 सेंटीमीटर आपका 500 मीटर के इक्वल है, तो आप इसको नॉर्मली निकाल सकते हो कि आपका 100 मीटर जो होगा वो कितने मिलीमीटर के इक्वल होगा, किसमें, 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस में। सपोज करो आपने ये वाला पॉइंट लिया, ठीक है। सबसे पहले आपका ग्रिड रेफरेंस जो हमने प्रीवियसली निकाला था वो कितना निकाला था, सबसे पहले 22/20। अब हमें इसको 6 फिगर में निकालना है, मतलब आपका ये हो गया 22/20, तो हमें 6 फिगर में निकालना है, मतलब एक एक फिगर यहाँ पे और ऐड होगा, ठीक है। तो ये आपका ग्रिड रेफरेंस हो गया, ये आपकी नॉर्दर्न लाइन्स हो गई, आपकी ईस्टर्न लाइन्स हो गई। तो जस्ट सपोज कि आपने कोई भी एक पॉइंट लिया यहाँ पे, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं या फिर इसके जो भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है ये कितना आता है। सपोज करो ये वाली लाइन है, ये हमारा 6 रिप्रेजेंट कर रही है, और जो ये वाली लाइन है ये हमारा 2 रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप प्रायोरिटी किसको दोगे, आप प्रायोरिटी दोगे हमेशा ईस्टिंग लाइंस को। तो यहाँ पे आपका 22 क्या था, ईस्टिंग लाइन, तो आपका डैश में क्या फिल हो जाएगा, इट इज़ 2। और दूसरी बार आप प्रायोरिटी किसको दोगे, नॉर्दर्न लाइंस को। तो यहाँ पे जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ये वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। तो आपका 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस क्या हो गया, 222 एंड 206। दिस इज़ योर 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आप 6 फिगर को निकालते हो तो आप जो 1000 मीटर था आपका, उसको आप कितने में कन्वर्ट करते हो, आप उसको 1/10 पार्ट में डिवाइड कर देते हो। उसके बाद आप जो हमारा जो 2 फिगर्स बचे थे, अभी हमने 4 निकाला था, तो हमारे एक एक फिगर बचा था, वो हमने कैसे निकाला, पहले ईस्टिंग लाइन का और फिर नॉर्दर्न लाइन का। दिस इज़ योर 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। और एक और चीज़ याद रखना कि आपका हमेशा 1 सेंटीमीटर 500 मीटर के इक्वल होता है फ्रॉम ग्राउंड टू मैप वाला, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर ग्रिड रेफरेंस। योर लास्ट पॉइंट इज, इन अ जनरल ग्रिड रेफरेंस इज टू बी गिवन और there is only one such subject on one square, example bridge, temple, road junction, then its identity and 4 figure grid reference would suffice। तो ये बोल रहे हैं कि जब भी आप ग्रिड फिगर निकालते हो तो हमेशा एक स्क्वायर में एक ही चीज़ होनी चाहिए जो कि यूनिक हो। यूनिक मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्पल जो बहुत यूनिक हो, ब्रिज, रोड जंक्शन, जिसको रेफ़र करके आप अपना ग्रिड रेफरेंस निकाल सको। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ग्रिड रेफरेंस। नाउ मूविंग ऑन टू सर्टेन डेफिनेशंस दैट आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम मैप रीडिंग टॉपिक। सो द फर्स्ट वन इज बेसिन। बेसिन क्या होता है, इट इज़ an area of fairly level ground surrounded by hills or the area drained by a river and its distributaries। आपका बेसिन होता है जहाँ पे मल्टीपल रिवर्स आके अपना वाटर ड्रेन करती है, ठीक है, अपना वाटर वहाँ पे छोड़ती है, तो दिस इज़ योर बेसिन। नेक्स्ट इज कोल और सेडल। तो आपका सेडल क्या होता है, a narrow ridge of high land joining up to higher hills, ठीक है। तो आपको पहले इसको एक फिगर से बता देती हूँ, दीज आर योर हील्स, ठीक है। उसके बाद ये जो नैरो पोर्शन हो गया, दिस इज़ योर सेटल। इसमें सिंपल है, 2 माउंटेन्स हो गए आपके, 2 हायर लेवल माउंटेन्स हो गए, उनको जो पॉइंट जोड़ता है, मतलब ये जो आपका मिडिल पॉइंट हो गया, दिस इज़ योर सेटल। आपको बाकी कोई चीज़ याद नहीं रखनी है, इट इज़ द लोवेस्ट एरिया बिटवीन 2 हाईलैंड, ठीक है। दोनों हाईलैंड के बीच में जो भी लोवेस्ट एरिया है आपका, सपोज करो ये है, तो दिस इज़ योर सेटल। नेक्स्ट इज क्रेस्ट। तो क्रेस्ट और ट्रफ तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ये आपका माउंटेन हो गया या कोई भी आपकी वेव हो गई, तो जो इसका हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट होता है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ये आपका होता है क्रेस्ट, ठीक है। और जो लोएस्ट या फिर सबसे कम डिस्प्लेसमेंट वाला एरिया होता है, ये आपका होता है ट्रफ, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं जियोग्राफिकल टर्म में। तो इसमें आपका क्रेस्ट क्या हो गया, इट इज़ द हाईएस्ट पार्ट ऑफ ए हिल और माउंटेन। It is that line on the range of hill or mountain from which ground slopes down in opposite direction, ठीक है। ये आपका क्रेस्ट हो गया, यहाँ से जो आपका ग्राउंड स्लोप है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दिस इज़ योर अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपका क्रेस्ट है और ये आपका ट्रफ है, ये याद रखना। नेक्स्ट इज योर डेड ग्राउंड, ग्राउंड विच बाय रीजन ऑफ undulation or hills is not visible to the observer। आपका डेड ग्राउंड क्या होता है, जो कि आपका सपोज करो यहाँ पे आपका कोई भी हिल है और यहाँ पे आपका ग्राउंड है, यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर है।
तो उस हील की वजह से या कोई भी ऑब्स्टिकल की वजह से ऑब्जर्वर को वो ग्राउंड नहीं दिख पा रहा है, या फिर अपनी ही मूवमेंट की वजह से उसको वो ग्राउंड नहीं विजिबल हो रहा है, दिस इज़ योर डेड ग्राउंड। ठीक है, जो ऑब्जर्वर को विजिबल नहीं हो, डेट विल बी योर डेड ग्राउंड। नेक्स्ट इज डिफाइल। तो आपका डिफाइल क्या होता है? इट इज़ अ नैरो पास बिटवीन माउंटेन्स और हिल्स। So, any features, whether natural or artificial, which could cause a body of troop to contrast its front. An example of a natural defile is mountain pass, while a bridge is an example of an artificial defile. Defile कोई भी ऐसा पास जो दो माउंटेन्स के बीच में हो, अगर वो नेचुरल है तो वो आपका नेचुरल पास आ जाएगा। ठीक है, ये आपके दो माउंटेन्स हैं, यहाँ से आपके दो माउंटेन्स कनेक्ट हो रहे हैं। अगर ये ब्रिज है तो दिस विल बी योर आर्टिफिशियल डिफाइल। और अगर वो कोई माउंटेन पास है, ठीक है, दिस इज़ योर माउंटेन पास, तो ये हो गया आपका नेचुरल डिफाइल जो कि दो माउंटेन्स के रीजन्स को कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज एस्कार्पमेंट। The steep hillside formed by a sudden drop in general ground level, usually from a plateau. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका प्लेट्यू क्या होता है। प्लेट्यू इज़ द डिपोजिशन ऑफ डेब्रीज इन वैली बिटवीन माउंटेन्स। जब भी आपकी रिवर्स कुछ डेब्रीज, ठीक है, कोई भी डिपोजिशनल फीचर अपने साथ लेकर आती है, जब वो डिपॉजिट हो जाते हैं तो हमारे प्लेट्यू फॉर्म होते हैं। तो आपका एस्कार्पमेंट भी सडन फॉल है प्लेट्यू के साइड में। सपोज करो ये आपका प्लेट्यू है, ठीक है, दिस इज़ योर प्लेट्यू, यहाँ पर डिपॉजिट हो रखी हैं बहुत सारी चीज़ें, आपका रिवर्स का डिपॉजिट है। यहाँ पे सडन फॉल जो आता है प्लेट्यू में, ये आपका प्लेट्यू है, यहाँ पे जो सडन फॉल आता है इसको हम लोग बोलते हैं एस्कार्पमेंट। ठीक है, एकदम से स्टीप हो जाता है जब आपका प्लेट्यू, उसको हम लोग बोलेंगे एस्कार्पमेंट। नेक्स्ट इज़ योर नॉल। तो नॉल क्या होता है? इट इज़ अ स्मॉल आइसोलेटेड हिल। अगर कोई भी जगह है वहाँ पे एक सिंगल माउंटेन है या सिंगल हिल है, हिल को हम लोग एक मिनी माउंटेन भी बोल सकते हैं, तो ये आपका सिंगल हिल है, तो ये आपका हो गया नॉल। नेक्स्ट इज़ योर प्लेट्यू। प्लेट्यू हम लोगों ने बता दिया था, अ टेबल लैंड और एलिवेटेड रीजन ऑफ कंसिडरेबल एक्सटेंड जनरली फेयरली लेवल, जो एक लेवल तक उठा होता है, ये बेसिकली एक डिपोजिशनल फीचर होता है रिवर्स का, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेट्यू। नेक्स्ट इज़ योर रिवाइन। अ लिंक डीप वैली क्लोज्ड एट वन एंड एंड सेपरेटेड टू स्पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्पर क्या होता है। स्पर, सपोज करो आपका ये एक माउंटेन हो गया, इस माउंटेन में भी अगर छोटे छोटे आपके हिल्स बन जाते हैं या किसी तरह डेवलप हो जाते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं स्पर। ठीक है, तो रिवाइन क्या हो गया? एक डीप वैली, इन दोनों माउंटेन्स के बीच में कोई भी वैली, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा डीप है, इसको हम लोग बोलते हैं रिवाइन। ये आपका हो गया रिवाइन। नेक्स्ट इज़ योर रिज। तो रिज हम लोग बेसिकली, रिज क्या होता है? एक चेन ऑफ माउंटेन होता है। अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तो आपके ये बहुत सारे माउंटेन्स अगर एक साथ जुड़े हुए हैं, दिस इज़ योर रिज। तो द लाइन अलॉन्ग अ हिल और रेंज ऑफ हिल और माउंटेन फ्रॉम विच वाटर फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये रेंज है हिल की तो इसको हम लोग बोलेंगे रिज, और यहाँ से वाटर आपका अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। स्पर मैंने आपको अभी बताया था कि आपका कोई भी माउंटेन है, अगर उसमें छोटे छोटे हिल्स और हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पर। वाटरशेड क्या होता है? द लाइन सेपरेटिंग द वाटर फ्लोइंग इनटू टू डिफरेंट रिवर्स। कोई भी लाइन, अगर आपकी ये दो रिवर्स हैं, ठीक है, ये दो रिवर्स हैं और ये बीच में आपका वाटरशेड हो गया, तो वो लाइन जो आपके दो रिवर्स की ड्रेनेज को सेपरेट करती है, दिस इज़ योर वाटरशेड। अगर आप इसको दूसरे टर्म्स में बोलो तो वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे अलग अलग रिवर्स आकर अपना वाटर शेड करती हैं, दिस इज़ योर वाटरशेड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट,
दैट इज़ टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन मैप रीडिंग। तो मैप रीडिंग में जो जो आपकी टेक्निकल टर्म्स यूज़ होती हैं हम लोग उसकी बात करने वाले हैं इसमें। सबसे पहले हो गया आपका बेयरिंग। तो आपका बेयरिंग क्या होता है? बेयरिंग इज़ नॉर्मली द मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शन बिटवीन दो पॉइंट्स। कोई भी दो पॉइंट जिनके बीच में आपको डायरेक्शन फाइंड करना है या फिर जिनका एंगल फाइंड करना है, उनका सेपरेशन फाइंड करना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेयरिंग। सो इट इज़ द एंगल फॉर्म्ड बाय अ line joining two points and the north and south line bearing are always measured clockwise। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं बेयरिंग का, तो एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अगर ये आपका ट्रू नॉर्थ है, ठीक है, ये आपका ट्रू नॉर्थ हो गया, मतलब आपकी ये साउथ टू नॉर्थ एक लाइन हो गई। और उसके बाद अगर आपको मैग्नेटिक बेयरिंग निकालनी है तो सपोज़ करो यहाँ आपकी मैग्नेटिक बेयरिंग आ गई, ये कोई भी आपके दो पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा ये होता है हमारा बेयरिंग, ठीक है। तो कोई भी ऐसा एंगल जो फॉर्म हो रहा है कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में और उस लाइन के बीच में जो नॉर्थ और साउथ को ज्वाइन कर रही है, सो दिस विल बी योर बेयरिंग। और बेयरिंग हमेशा हम लोग निकालते हैं क्लॉकवाइज, मतलब आपका इस तरह से बेयरिंग निकलेगा। सो दिस इज़ योर बेयरिंग। नेक्स्ट इज़ योर बेंचमार्क। तो बेंचमार्क आपको बताया था कि कोई भी परमानेंट मार्क किसी पर्टिकुलर प्लेस पे किसी एग्जैक्ट हाइट पे अगर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंचमार्क, ठीक है। ये आपका सर्वे मैप में यूज़ होता है एज अ बेंचमार्क, एज अ सिंबल। तो बेंचमार्क ऐसे होते हैं जो कभी डिमिनिश नहीं होते टाइम के साथ साथ, उनको आप ऑन ग्राउंड भी होंगे वो प्रेजेंट और आपके मैप में भी प्रेजेंट होंगे, जिससे आप अपनी ऑन पोजीशन या कोई भी अदर पोजीशन मैप में निकाल सकते हो। दिस इज़ योर बेंचमार्क। कॉन्टर्स मैंने आपको बताया था, अ लाइन ड्रॉ ऑन द मैप जॉइनिंग अप ऑल द पॉइंट्स ऑफ इक्वल हाइट अबव द सी लेवल। कोई भी ऐसी लाइंस जो एक पर्टिकुलर हाइट को ज्वाइन कर रही है, सपोज करो ये आपका 100 हो गया, 100 मीटर की हाइट हो गई, या आपका 200 मीटर की हाइट हो गई, तो ये पर्टिकुलर लाइन इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टर, ठीक है। और ये हाइट कहाँ से मेजर होती है? इट इज़ मेजर्ड फ्रॉम दी सी लेवल। हमेशा हाइट सी लेवल से ही मेजर होगी। नेक्स्ट इज योर डिटेल। ऑल टी टोपोग्राफिकल इंफॉर्मेशन ऑन दी मैप। आपकी डिटेल किसको बोलते हैं? जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके मैप में गिवन है, दिस इज़ योर डिटेल। ग्रेडियंट किसको बोलेंगे? ग्रेडियंट आपको पता है हम लोग स्लोप को बोलते हैं। तो द स्लोप ऑफ द हिल एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रिक्शन। आपका ग्रेडियंट डायरेक्टली क्या होता है? स्लोप। ग्रिड लाइन किसको बोलेंगे? अभी हम लोगों ने बोला था कि पैरेलल लाइन जो कि नॉर्थ टू साउथ जा रही हो या फिर ईस्ट टू वेस्ट जा रही हो, इनको हम लोग बोलते हैं ग्रिड लाइन। और जो भी ग्रिड उससे फॉर्म होता है, जो स्क्वायर जो फॉर्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रिड नॉर्थ। तो except through the origin, grid lines do not lie true north on south or east and west. Grid north is the direction of the north south grid lines on the map. तो ये थोड़ा घुमा फिरा के दिया था, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी। आपका ग्रिड नॉर्थ कौन सा हो गया? वो लाइंस जो आपकी साउथ टू नॉर्थ जा रही होगी, ठीक है। ये साउथ टू नॉर्थ और ये ईस्टर्न लाइंस होगी आपकी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट इज योर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। So the distance measured on the map between adjacent contour lines, it varies according to the nature of the relief. तो आपकी हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट मतलब जो एक दूसरे के पैरेलल हो या फिर एडजेसेंट हो। तो ये आपके कॉन्टूर हो गए, ठीक है। तो ये दोनों आपके क्या हो गए? पैरेलल कॉन्टूर हो गए। तो ये जो डिस्टेंस हो गया इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, ठीक है। कोई भी ऐसे दो कॉन्टूर जो एक दूसरे के एडजेसेंट हो, उनके बीच के डिस्टेंस को जब हम फाइंड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। नेक्स्ट इज योर मैग्नेटिक वेरिएशन। सो द डिफरेंस बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ। तो ट्रू नॉर्थ आपको पता है जो हम लोग मेजर करते हैं, जो हम लोग फिजिकली निकालते हैं, और मैग्नेटिक नॉर्थ मतलब आपने एक मैग्नेट को कहीं भी रख दिया तो उसका जो अलाइनमेंट होता है वो हमेशा नॉर्थ की साइड होता है, तो वो हो गया हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। तो जो भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ, दिस इज योर मैग्नेटिक वेरिएशन। नेक्स्ट इज सेटिंग।
Placing a map so that north on the map points towards the north so that the object on the map are placed in relationship to the same object on the ground. सेटिंग हम किसको बोलते हैं कि नॉर्थ को ऐसे सेट करना मैप पे कि वो आपके जो एक्चुअल नॉर्थ है, आपके मैग्नेटिक नॉर्थ और जो आपका एक्चुअल नॉर्थ है वो एक लाइन में लाई करे, इसको हम लोग बोलते हैं सेटिंग. तो इससे आप क्या करते हो, अगर आपका नॉर्थ सेम पोजिशन पे लाई कर रहा है बोथ मैग्नेटिक एंड योर जो आपका फिजिकल नॉर्थ है या फिर जो आपका ट्रू नॉर्थ होता है वो सेम लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब जो आपकी पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट्स की मैप में और ग्राउंड में वो भी आपकी सेम डायरेक्शन में लाई करेगी. दिस इज़ योर सेटिंग. Next is your spot height. So a point on the map whose height has been determined by survey methods, the height is printed alongside the point. वो हाइट किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की या किसी पर्टिकुलर चीज़ की जो आपका सर्वे के थ्रू मेजर किया गया हो पहले और वही आपका अभी मैप में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो मैप में भी आपके साइड में उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हाइट दी होगी, उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉट हाइट. नेक्स्ट इज़ योर ट्रिक पॉइंट. तो ट्रिक पॉइंट बेसिकली आपका एक सिंबल होता है जिसको आप ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हो. दे आर रियर कंक्रीट पिलर्स प्लेस्ड एट द part place where they are usually topped of hills and mountains, and they are basically used to represent or to spot the top of mountains on the map. तो आपके ट्रिक पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो आपके मैप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं बाय सिंबल यूजिंग ट्राइंगल, और यही पॉइंट्स आपके ऑन ग्राउंड मतलब आपके फिजिकली किसी माउंटेन के टॉप को रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये कुछ फिगर्स होते हैं जो आपके माउंटेन्स पे होते हैं, ठीक है. तो ये आपके माउंटेन की हाइट को बताते हैं और मैप में आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, थ्रू ट्राइंगल सिंबल. सो दिस वाज योर ट्रिक पॉइंट. ट्रिक आपको ट्राइंगल से ही पता चल जाएगा, TRI, ठीक है. नेक्स्ट इज़ योर ट्रू नॉर्थ. तो द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल फ्रॉम द पॉइंट, ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ दोनों मैंने आपको बताया. ट्रू नॉर्थ जो हम लोग फिजिकली निकालते हैं या फिर जो एक्चुअल नॉर्थ होता है, और मैग्नेटिक नॉर्थ जो कि आप मैग्नेट अगर कहीं रख दो जिस तरह वो अलाइन होगा उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ, और आपके दोनों ही डिफरेंट होते हैं. ट्रू नॉर्थ आप जो नॉर्मली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट निकालते हो, दिस इज़ योर ट्रू नॉर्थ. और मैग्नेटिक नॉर्थ अगर आपने मैग्नेट को कहीं रखा है और अगर वो इस तरफ आपको डायरेक्शन दिखा रहा है तो दिस विल बी योर मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है. नेक्स्ट इज़ योर वर्टिकल इंटरवल. सक्सेसिव काउंटर लाइन्स, द सिक्स्थ इज जनरली सेम फॉर दी एनी गिवन स्केल. तो ये भी आपकी काउंटर लाइन होती है, उसको आप वर्टिकल इंटरवल बोलते हो. सो दिस वाज नॉट सो इम्पॉर्टेंट. आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए इसमें वो कौन कौन से हैं, तो दिस विल बी योर ट्रू नॉर्थ, योर मैग्नेटिक वेरिएशन, योर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट और ग्रिड नॉर्थ. तो जितने भी आपके मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए वो इसमें आपके कवर हो जाएंगे. योर नाइन्थ पार्ट इज एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड ऑफ नॉर्थ. अलग अलग तरह के नॉर्थ कौन कौन से होते हैं, एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. आपसे हमेशा ही ये पूछा जाएगा कि आप अलग अलग तरह के नॉर्थ बताओ जितने भी हैं. तो सबसे पहले हो गया आपका ट्रू नॉर्थ. ट्रू नॉर्थ कौन सा होता है, जो आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है. ज्योग्राफिकल नॉर्थ मतलब जो हम नॉर्मली मैप पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. दिस विल बी योर ट्रू नॉर्थ, और ये कभी भी चेंज नहीं होता. दिस विल बी ऑलवेज अनचेंज्ड. ग्रिड नॉर्थ आपका कौन सा होता है, नॉर्थ एज पर द ग्रिड लाइन ऑन दी मैप. अभी हम लोगों ने ग्रिड लाइंस पढ़ी थी, ठीक है. तो सपोज करो आपके मैप में इस तरफ नॉर्थ दिया हुआ है, तो ये आपका मैप के अकॉर्डिंग नॉर्थ हो गया, तो दिस विल बी योर ग्रिड नॉर्थ. उसके बाद जो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, तो मैग्नेटिक कंपास की निडल जो है वो जिस भी तरफ इंडिकेट करेगी नॉर्थ को, वो हो जाएगा आपका मैग्नेटिक नॉर्थ. सो दीज वर दी 3 टाइप्स ऑफ नॉर्थ, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल एज वेल एज फॉर योर थ्योरी पोर्शन. नेक्स्ट इज़ योर डेफिनेशन. डेफिनेशन किस किस चीज़ की, रिलीफ की, कंट्योर्स की एंड योर ग्रेडियंट. तो रिलीफ क्या होते हैं आपके, रिलीफ इज़ जनरल term applied to the shape of the ground in a vertical plane. Representation of a relief on the map means showing of height, shape of the ground above or below
which is normally sea level. Thus, it shows the broad features and relative heights of highlands and lowlands which are portrayed on map. इन सिंपल वर्ड्स रिलीफ आपके कौन से होते हैं? सारे फीचर्स, ठीक है, जो भी ग्राउंड पे आपके पाए जाते हैं, चाहे वो माउंटेन हो गया, चाहे वो आपका ट्रफ हो गया या आपका क्रेस्ट हो गया, ये सारे फिजिकल फीचर आपके क्या होते हैं? रिलीफ होता है। और इनको कहाँ से मेजर किया जाता है? इनको ग्राउंड लेवल से मेजर किया जाता है, ठीक है। रिलीफ में आपके माउंटेन आ गए, प्लेट्यू आ गए, हिल्स आ गए, उसके बाद आपकी वैलीज आ गई, ये सारे आपके रिलीफ होते हैं। डिफाइन कॉन्टूर, तो हमने ये पहले बताया था कि ये इमेजिनरी लाइंस होती है जो एक पर्टिकुलर हाइट के सरफेस को कनेक्ट करती है। अगर आपकी कोई भी चीज़, अगर सपोज करो ये 100, ये आपका 100 मीटर पे है, तो ये लाइन जो इन पॉइंट्स को कनेक्ट करेगी, ये होते हैं आपके कॉन्टूर्स। नेक्स्ट इज अ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट हमने डिस्कस कर चुका है। ग्रेडियंट इज नथिंग, इट इज़ दी स्लोप, ठीक है। ग्रेडियंट आप किसको बोलते हो? स्लोप को। नेक्स्ट इज योर कार्डिनल पॉइंट्स एंड टाइप ऑफ नॉर्थ। तो कार्डिनल पॉइंट्स अगर आपसे पूछेंगे तो कार्डिनल पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? तो ये हो गया आपका नॉर्थ, दिस इज़ योर साउथ, देन ईस्ट, देन वेस्ट, और ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, देन ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, देन ये हो गया आपका साउथ वेस्ट, और ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। तो आपके कितने कार्डिनल पॉइंट्स हो गए? टोटल 8, ठीक है। तो ये याद रखना, सिर्फ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिख के मत आ जाना। योर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये भी आपके कार्डिनल पॉइंट्स के अंदर ही आते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ नॉर्थ बोला है, तो ये हम लोगों ने पढ़ चुका है। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप के। ट्रू नॉर्थ, जो आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है, जो कभी भी चेंज नहीं होता है। देन योर मैग्नेटिक नॉर्थ, जहाँ आपकी मैग्नेटिक निडल इंडिकेट करेगी, वो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया। एंड देन योर ग्रिड नॉर्थ, मतलब जो आपके मैप में बताया जाता है, जो आपके ग्रिड में रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस विल बी योर ग्रिड नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप ऑफ बियरिंग एंड यूज ऑफ सर्विस प्रोटेक्टर। तो इसके अंदर कौन कौन से हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं? द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन वेरियस टाइप ऑफ बियरिंग, ठीक है। तो आपकी बियरिंग कितनी टाइप्स की होती हैं? सबसे पहले, द क्लॉकवाइज एंगल फॉर्म बाय अ स्ट्रेट लाइन जॉइन 2 पॉइंट्स एंड डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ इज कॉल्ड द बियरिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये आपका हो गया ट्रू नॉर्थ, ठीक है। उसके बाद आपका कोई भी एंगल जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हो, तो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम आपकी बेयरिंग को निकालेंगे, ठीक है। ये हो गई आपकी बेयरिंग, जो भी ये एंगल फॉर्म कर रहा है, दिस इज योर बेयरिंग। आपकी बेयरिंग कितनी टाइप्स की होती हैं? तो पहला आपका हो गया ग्रिड बेयरिंग। ग्रिड बेयरिंग इज मेजर्ड ऑन द मैप फ्रॉम ग्रिड नॉर्थ बाय द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर आपका क्या होता है? जिसको आप डी भी बोलते हो, ठीक है। तो आप प्रोटेक्टर से इसको फाइंड करते हो, किसको? ग्रिड बेयरिंग को। और ग्रिड बेयरिंग मतलब जो आपकी मैप पे बेयरिंग फाइंड होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड बेयरिंग। मैग्नेटिक बेयरिंग मेजर्ड फ्रॉम मैग्नेटिक नॉर्थ ऑन दी कंपस, ठीक है। ग्रिड बेयरिंग में आप लोग ग्रिड नॉर्थ से फाइंड करोगे, मैग्नेटिक बेयरिंग में आप लोग मैग्नेटिक नॉर्थ से फाइंड करोगे, ट्रू बेयरिंग में आप ट्रू नॉर्थ से फाइंड करोगे, ठीक है। तो ये सिंपल है। ग्रिड बेयरिंग मतलब ग्रिड नॉर्थ से, मैग्नेटिक बेयरिंग मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ से, और ट्रू बेयरिंग मतलब ट्रू नॉर्थ से। इससे जो भी आपका एंगल बनेगा वो आपकी बेयरिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट इज योर how to convert magnetic bearing to a true bearing, and this 16th question is convert magnetic bearing to a true bearing। तो इसको मैं आपको एक सिंपल टर्म में बता देती हूँ। अगर कभी भी आपका गिवन हो, ठीक है, अगर कभी भी आपको गिवन हो कि आपको डिटरमाइन करना है ट्रू बेयरिंग या फिर मैग्नेटिक बेयरिंग, तो हमेशा याद रखना जो फॉर्मूला यूज़ होता है, दिस इज़ योर ट्रू बेयरिंग इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस डिक्लाइनेशन, ठीक है। तो आपका ये डिक्लाइनेशन कौन सा आ गया? आपको जो भी एंगल गिवन होगा कि इतने एंगल पे डिक्लाइन कर रहा है, इतने एंगल पे डिक्लाइन नहीं कर रहा है, तो ये आपका डिक्लाइनेशन क्या हो गया? एंगल हो गया। ट्रू बियरिंग भी आपको गिवन होगा या फिर आपको मैग्नेटिक बियरिंग गिवन होगा, जो भी गिवन होगा आपको इसको इस फॉर्मूले के थ्रू निकालना है, ठीक है। और आप सोच रहे होंगे यहाँ पे हमने प्लस माइनस क्यों लगाया है? तो प्लस हम लोग यूज़ करते हैं
प्लस हम लोग यूज़ करते हैं जब भी आपका डिक्लाइनेशन टूवर्ड्स ईस्ट होगा, तो हम लोग क्या फॉर्मूला लिखेंगे, ट्रू बियरिंग इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डिक्लाइनेशन। ठीक है, ईस्ट में हमेशा हमारा प्लस का साइन आएगा। और अगर इसी में हम लोग वेस्ट की बात करते हैं, अगर आपका डिक्लाइनेशन वेस्ट की तरफ हो रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रू बियरिंग इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक बियरिंग माइनस डिक्लाइनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वेस्ट में क्या आ जाएगा, अगर वेस्ट की साइड डिक्लाइनेशन है तो ये आ जाएगा आपका माइनस सिंबल। ठीक है, सो दिस वॉज दी ओनली फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, ट्रू बियरिंग इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लाइनेशन। डिक्लाइनेशन एंगल आपको गिवन होगा, अगर वो आपको ईस्ट की तरफ गिवन है तो ईस्ट में आपका क्या आ जाएगा, प्लस, और अगर आपको वेस्ट की तरफ गिवन है तो वेस्ट में हमेशा आपका आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो इसको हम लोग एक फॉर्मूले के थ्रू, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अगर आपको गिवन है कि आपको ट्रू बियरिंग निकालना है, ठीक है, आपको ट्रू बियरिंग निकालना है, आपको मैग्नेटिक बियरिंग गिवन है 120 और आपको डिक्लाइनेशन गिवन है टुवर्ड्स द ईस्ट। ठीक है, ये पहले आपका हो गया ट्रू नॉर्थ, उसके बाद आपका डिक्लाइनेशन किस तरफ है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो ये टुवर्ड्स द ईस्ट है। कितने एंगल से हो गया, जस्ट सपोज करो 10 से हो गया। तो पहले तो हम लोग ईस्ट की साइड क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो ये आपका टोटल कितना आ जाएगा 130। तो 130 मतलब ये हो गया आपका 130। ठीक है, तो 130 क्या हो गया आपका ट्रू बियरिंग। अगर सिमिलरली आपको मैग्नेटिक बियरिंग निकालना है और आपको ट्रू बियरिंग गिवन है तो आप क्या करोगे, सिंपली 10 को उधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा -10। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से ही आप सारे अपने ट्रू बियरिंग एंड मैग्नेटिक बियरिंग को एक दूसरे में कन्वर्ट करोगे। योर 17th इज व्हाट आर दी यूसेज ऑफ सर्विस प्रोटेक्टर। तो सर्विस प्रोटेक्टर का कब कब हम लोग यूज़ करते हैं, द सर्विस प्रोटेक्टर इज़ एन एसेंशियल आइटम फॉर मैप रीडिंग। आप लोगों ने अगर मैप रीडिंग की हो तो आपको पता होगा कि उसमें हम लोग सर्विस प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं, किसके लिए, मेजरमेंट के लिए, एंगल के लिए। तो वो हर तरह से काम करता है, एज अ स्केल और एज योर प्रोटेक्टर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। उसका यूज़ क्या क्या होता है, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ प्लॉट एंड मेजर बेयरिंग ऑन मैप और ऑन दी मैप। ठीक है, पेपर पे या मैप पे जब भी आपको बेयरिंग निकालनी हो या मेजर करनी हो तो उसमें हम लोग सर्विस प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं। फॉर बेयरिंग बिटवीन 0 to 180 डिग्री द ज़ीरो एज मस्ट बी ऑन दी लेफ्ट। अगर आप 0 से 180 डिग्री के बीच में बेयरिंग निकाल रहे हो तो उसका जो ज़ीरो एज होता है, अगर आपने नोटिस किया होगा, उसका एक बीच में ज़ीरो एज होता है, वो हमेशा लेफ़्ट की साइड होना चाहिए। और अगर आप 180 से 360 पे निकाल रहे हो तो उसका ज़ीरो एज कहाँ पे होगा, वो हमेशा राइट की साइड होगा। Measure distance in inches, correct up to 1/10th. Measure distance in yard, meter or miles on the map by using the appropriate scale. By using the diagonal scale, one must use an intermediate agent. Mark off the distance to be measured on the straight edge on the paper or by means of a divider and then put the paper or divider on the diagonal scale and measure. ठीक है, तो इसमें आपका सपोज करो ये आपका सर्विस प्रोटेक्टर हो गया, तो ये आपका डायगोनल स्केल हो गया, तो आप इसका भी यूज़ करते हो ड्यूरिंग मैप रीडिंग। ऑल्सो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब भी आपकी दो तरह की बेयरिंग होती है, एक आपका होता है ग्राउंड टू मैप और एक आपका होता है मैप टू ग्राउंड। तो मैं आपको ग्राउंड टू मैप का बताऊंगी, फ्रॉम ग्राउंड टू मैप। तो ग्राउंड टू मैप आप जब भी बियरिंग निकालते हो तो सबसे पहले आपको ग्राउंड में दो ऐसी चीज़ें या दो ऐसे कोई भी सिंबल्स आपको सेट करने होते हैं। सपोज करो आपने यहाँ पे कोई एक पेड़ ले लिया और यहाँ पे कोई आपने कोई भी बिल्डिंग ले ली जो कि मैप में भी गिवन है। ठीक है, तो अगर आपका ग्राउंड टू मैप में अगर आपका एंगल आता है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का लेस देन 180, अगर 180 से कम आता है तो आपका जो भी एंगल है, सपोज करो आपका एंगल है 60, तो हमेशा आप इसमें 180 को प्लस करोगे।
अगर लेस देन 180 आता है तो ये आपका क्या हो गया, बैक बेयरिंग। ठीक है, जो आपने ग्राउंड पे एंगल निकाला था, मतलब जो आपका 60 था, ये तो आपका फॉरवर्ड बेयरिंग था। उसके बाद आपको फॉरवर्ड बेयरिंग को बैक बेयरिंग में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपका एंगल लेस देन 180 है तो आप हमेशा क्या करोगे, प्लस 180 करोगे। मगर अगर आपका एंगल मोर देन 180 है, मतलब आपने ग्राउंड पे निकाला तो वो आ गया 190। ठीक है, आपका 190 आ गया एंगल इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो आप हमेशा क्या करोगे, 190 माइनस, हमेशा माइनस 180 करोगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 10। तो ये 10 क्या हो गया आपका, बैक बेयरिंग। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, जब भी आप ग्राउंड टू मैप निकाल रहे हो तो अगर आपकी ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट लेस देन 180 आता है, लेस देन 180 आता है, तो आप हमेशा क्या करोगे, प्लस 180 करोगे। क्या निकालने के लिए, बैक बेयरिंग निकालने के लिए। और अगर वो ग्रेटर देन 180 आता है तो आप हमेशा क्या करोगे, माइनस 180 बैक बेयरिंग निकालने के लिए। ठीक है, सो दिस वाज द सिंपल फॉर्मूला, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज योर प्रिज्मेटिक कंपास एंड इट्स यूज। तो प्रिज्मेटिक कंपास, सबसे पहले आपके टाइप ऑफ कंपास कितने होते हैं, तो आपके दो टाइप ऑफ कंपास होते हैं। कौन कौन से, एक ड्राई होता है, दूसरा लिक्विड होता है। ठीक है, लिक्विड टाइप इज ईजियर टू यूज थ्रू दो इट इज़ लेस सेंसिटिव। लिक्विड टाइप ऑफ कंपास आपका मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है इन एनसीसी एज वेल एंड इन आर्म फोर्सेज एज वेल। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आप मुझे ये बताओगे कि जो आपका लिक्विड कंपास होता है उसका पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, मैं ये आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगी, मगर अभी के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि जो लिक्विड कंपास है उसका पूरा नाम क्या है, क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है कि राइट द फुल नेम ऑफ लिक्विड कंपास, तो आप लोग नहीं बता पाते हो। योर 21 पार्ट इज व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंपास। कंपास के यूज़ कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है टू टेक बियरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की बियरिंग को फाइंड करने के लिए आप कंपास का यूज़ करते हो। आप नॉर्थ को फाइंड करने के लिए कंपास का यूज़ करते हो। मैप को सेट करने के लिए कंपास का यूज़ करते हो। टू फाइंड वन पोजिशन, तो ये वन पोजिशन नहीं है, दिस इज़ योर ओन पोजिशन। ठीक है, तो अपनी खुद की पोजिशन फाइंड करने के लिए आप लोग कंपास का यूज़ करते हो। नेक्स्ट इज़ योर टू मार्च पर्टिकुलर लाइन टू रीच पर्टिकुलर पॉइंट। कोई भी एक पर्टिकुलर पाथ पे जाके किसी एक पॉइंट पे पहुंचने के लिए आप लोग कंपास का यूज़ करते हो। तो ये तो हमें पता है, इट इज़ वेरी कॉमन। आप बेयरिंग फाइंड करोगे, नॉर्थ फाइंड करोगे, मैप सेट करोगे, अपनी खुद की पोजीशन निकालोगे और किसी पोजीशन पे पहुंचने के लिए आप लोग कंपास का यूज़ करोगे। नेक्स्ट इज़ योर पार्ट्स ऑफ कंपास। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कभी कभी डायरेक्टली पूछते हैं कि कोई भी 3 to 5 पार्ट्स बताओ या 7 to 8 पार्ट्स बताओ, तो आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज़ योर कंपास। ठीक है, जो आपका ये फ्रंट पार्ट हो गया, ये होता है आपका टंग। देन आपका ये जो सर्कुलर पार्ट हो गया, जो आउटर कवरिंग है, दिस इज़ योर लिड। देन जो आपका ग्लास होता है, दिस इज़ योर विंडो। उसके बाद जिस लाइन को आप फॉरवर्ड बेयरिंग फाइंड करने के लिए निकालते हो, सेट करते हो, दिस इज़ योर हेयर लाइन। ठीक है, ये आपकी मिडिल जो लाइन है, दिस इज़ योर हेयर लाइन। उसके बाद जो बीच में ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, दिस इज़ योर हिंग। देन अंदर जो पार्ट होता है वो आपका कार्ड होता है। उसके बाद आउटर जो लाइन होती है, दिस इज़ योर मिल्ड वेन। बीच में आपका होगा, ये आपका प्रिज्म हो जाएगा जिससे आप देखते हो। ठीक है, जो आपको मैग्नीफाई करके देता है चीज़ों को। उसके बाद प्रिज्म के नीचे आपका प्रिज्म स्लाइड होता है, जिससे आप कंपास को होल्ड करते हो अपना थंब डाल के, दिस इज़ योर थंब रिंग। और जो आपका ये बीच में कट होता है जिससे आप कंपास को सेट करते हो, दिस इज़ योर नॉच। उसके बाद यहाँ पे आपका एक स्केल होता है, दिस इज़ योर सेटिंग वैल्यू। उसके बाद एरो हेड हम लोग बोलते हैं, जो आपके नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जब भी आप कंपास को सेट करोगे तो हमेशा उसमें एक एरो होता है जो हमेशा नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, तो दिस इज़ योर एरो हेड। साइड में जो आपका है, ये हो गया आपका क्लैंपिंग स्क्रू, जिसे टाइट या लूज़ करते हो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन दिखाती है जो लाइन, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन मार्क। और ऊपर एक और आपकी लाइन होती है जो आपको पैरेलल रखनी होती है, किसके, हेयर लाइन के, वो आपकी होती है
लूबर लाइन. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कंपास. आप फिर से इसको एक बार देख लीजिए. ठीक है, टंग हो गया, विंडो हो गया, हेयर लाइन, हिंग, कार्ड, मिल्ट वेन, प्रिज्म, प्रिज्म स्लाइड, थंब रिंग, नॉच, सेटिंग वैल्यू, एरो हेड, क्लैंपिंग स्क्रू, डायरेक्शन मार्क, ल्यूबर लाइन, लिड, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स है कंपास के. आप फिर से एक बार इसको देख लीजिए. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज योर व्हाट इज जीपीएस. तो सबसे पहले जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है. सो द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. इसको सैटेलाइट नहीं बोलेंगे. दिस इज योर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. GPS is a system of satellite and receivers that allow people and devices to pinpoint their precise location on the earth. GPS एक कॉम्बिनेशन होता है किस किस का, सैटेलाइट्स का, और जो भी उस सिग्नल को रिसीव करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रिसीवर. ये लोगों को मदद करता है अपनी पोजीशन को प्रिसाइजली, मतलब बहुत ही एक्यूरेटली फाइंड करने के लिए. द नॉर्मल GPS ऑपरेशन constellation consists of 25 satellites that orbit the earth in 12 hours. तो जो नॉर्मल हमारा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है वो 24 सैटेलाइट से बना हुआ होता है, और ये अर्थ के राउंड राउंड घूमती है कितने घंटे तक, डेट इज़ 12. वट आर दी यूसेजेस ऑफ GPS. तो ये बेसिकली हम सबको पता होगा कि ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट या फिर सिस्टम का यूज़ क्या होता है. तो इट इज़ यूज बाय फिशरमैन और हाइकर्स. तो हाइकर आपके कौन होते हैं, जो आप लोग ने ये वर्ड यूज़ किया होगा कि हाइकिंग के लिए गए हैं. तो हाइकिंग का मतलब होता है लॉन्ग वॉक्स थ्रू फॉरेस्ट, या फिर आप माउंटेन पे जाते हो तो वो आपकी होती है हाइकिंग. जो लोग हाइकिंग के लिए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हाइकर. तो ये यूज़ किया जाता है GPS बाय फिशरमैन. ठीक है, जो भी मछली वगैरह पकड़ते हैं अपनी पोजीशन को फाइंड करने के लिए, या फिर कोई पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे उनको फिशिंग करनी है उसको फाइंड करने के लिए, या फिर जब भी हाँ फिशरी के लिए यूज़ होता है. एंड हाइकर्स जब भी फॉरेस्ट में जाते हैं तो फॉरेस्ट में आप बिल्कुल अनआइडेंटिकल होते हैं वहाँ पे, तो अपनी पोजीशन को फाइंड करने के लिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट निकालने के लिए आप लोग GPS का यूज़ करते हो. नेक्स्ट इज योर यूज्ड बाय सिविलियंस एंड पैरामिलिट्री व्हीकल्स टू नेविगेट देयर रूट. ठीक है, सिविलियंस के द्वारा और जो आपकी पैरामिलिट्री होती है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं उनके द्वारा अपने रूट को फाइंड करने के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर रूट पे चलने के लिए आपका GPS का यूज़ होता है. नेक्स्ट इज़ यूज्ड बाय डिफेंस एयरक्राफ्ट, शिप्स एंड स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स. आपके जितने भी डिफेंस एयरक्राफ्ट्स हो गए, जितने भी आपके शिप्स हो गई, वॉरशिप्स हो गई, उन सब के द्वारा भी GPS का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज़ योर यूज्ड इन डिफेंस इन बैटलफील्ड एंड इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरियाज. ऑल्सो इट असिस्ट ट्रूप टू नेविगेट इन थिक फॉरेस्ट, माउंटेन्स एंड डेजर्ट. जो भी आपके मिलिट्री ट्रूप्स होते हैं, अगर वो किसी पर्टिकुलर मिशन के लिए गए हैं तो उनके द्वारा भी थिक फॉरेस्ट में या फिर जंगलों में, और जो माउंटेन एरियाज़ होते हैं या फिर डेजर्ट होते हैं, वहाँ पे GPS का यूज़ किया जाता है. GPS इज़ ऑल्सो यूज टू गाइड मिसाइल्स टू प्री स्पेसिफिक टारगेट. किसी भी मिसाइल को उसके टारगेट तक पहुंचाने के लिए, जहाँ पे उसको हिट करना है या जहाँ पे उसको लैंड करना है, उसके लिए भी GPS का यूज़ किया जाता है. एंड योर लास्ट पॉइंट इज सेटिंग ऑफ अ मैप, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग नॉर्थ एंड फाइंडिंग ओन पोजिशन. मैप को सेट करने के लिए, नॉर्थ को फाइंड करने के लिए, या अपनी खुद की पोजीशन को लोकेट करने के लिए आप GPS का यूज़ करते हो. योर 25th पॉइंट इज़ हाउ इज़ ओन पोजीशन फाइंड विद द हेल्प ऑफ अ मैप. अपनी पोजीशन आप कैसे फाइंड करते हो, तो इसको सिंपली मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ. ये आपका प्रैक्टिकल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले आप ओन पोजीशन आपको फाइंड करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले आप ऑन ग्राउंड कोई भी दो बिल्डिंग्स को या कोई भी दो स्ट्रक्चर्स जो आपके परमानेंट है उनको आप लोग लोकेट कर दोगे. ठीक है, तो सबसे पहले बाय यूजिंग कंपास आप एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का एंगल निकालोगे, उसकी बेयरिंग निकालोगे. अगर वो आपकी लेस देन 180 आती है तो आप उसमें 180 प्लस 180 करके आप इसकी बैक बेयरिंग निकालोगे. अगर सेकंड आपका जो पॉइंट है, सेकंड आपका जो बिल्डिंग है, अगर उसकी मोर देन 180 आती है तो आप क्या करोगे, हमेशा 180 माइनस करोगे. ठीक है, तो इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी जो फॉरवर्ड बेयरिंग है वो मोर देन 180 आ रही है, लेस देन 180 आ रही है, उसके अकॉर्डिंग ही आप प्लस माइनस 180 करोगे.
तो इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी फॉरवर्ड बेयरिंग किस तरह से आ रही है, उस हिसाब से आप अपनी बैक बेयरिंग निकालोगे बाय ±180। ठीक है, जैसे ही आपने अपनी बैक बेयरिंग निकाली, उन दोनों सेम जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको आप मैप पे लोकेट करोगे। आपने जैसे ही उनको मैप पे लोकेट किया, जो भी आपने बैक बेयरिंग निकाली थी, सपोज करो आपकी 210 आ रही है एक की, और एक का आपका 120 आ रहा है, तो जो भी आ रहा है आप सर्विस प्रोटेक्टर की हेल्प से वहाँ से लाइन ड्रॉ करोगे दोनों पोजीशन की मैप में। ठीक है, जहाँ भी वो दोनों लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट करती हैं, ये आपकी आ गई ओन पोजीशन मैप में। दिस इज़ फॉर ग्राउंड टू मैप। ठीक है, सो दिस वॉज फॉर ग्राउंड टू मैप। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑन ग्राउंड अपना फॉरवर्ड बेयरिंग निकालना है। आपने जैसे ही फॉरवर्ड बेयरिंग निकाला, अगर वो 180 से ज़्यादा है तो आप -180 करोगे, अगर 180 से कम है तो +180 करोगे। उसके बाद आप सेम पॉइंट्स को मैप पे लोकेट करोगे और अपनी फॉरवर्ड बेयरिंग की वैल्यू से सर्विस प्रोटेक्टर से लाइन ड्रॉ करोगे। जहाँ पे वो दोनों लाइन मीट करती है, इंटरसेक्ट करती है, वो आ जाएगा आपका ऑन पोजीशन। So this was all about your finding how to find own position on map. उसके बाद है 25th, this we have done. 26th, when a map is considered to be set. आपको कब पता चलता है कि आपका मैप जो है वो सेट हो चुका है? So a map is said to be set or oriented when it is placed such that its current corresponds directly with the ground, that is when true north on the map points to the true north on the ground. तो जब भी आप मैप पे अपना कंपस सेट करते हो, तो जो आपका ग्रिड नॉर्थ है और जो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है, ऑल्सो जो आपका ट्रू नॉर्थ है, अगर वो सेम लाइन में लाई करता है तो इसका मतलब आपका मैप सेट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट आर दी वेरियस मेथड टू फाइंड नॉर्थ। कौन कौन से तरीके हैं नॉर्थ को फाइंड करने के लिए? तो सबसे पहले आपका वॉच मेथड हो गया, आप घड़ी से फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ योर स्टार्स, आप तारों की डायरेक्शन से, जो आपका सप्तऋषि मंडल होता है या जो भी आपके कॉन्स्टलेशन फॉर्मेशन होते हैं, उससे आप निकाल सकते हो। या फिर जो आपका ध्रुव तारा हो गया, आपका नॉर्थ स्टार हो गया, उससे आप नॉर्थ फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ योर फ्रॉम ईदगाह एंड मॉस्क्यू। ठीक है, इस मॉस्क से भी आप निकाल सकते हो। आपकी सन की पोजीशन से भी आप निकाल सकते हो। जस्ट सपोज कि यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे आपका ईस्ट हो गया। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा ईस्ट है? क्योंकि यहाँ से सन राइज होता है, तो ईस्ट की तरफ आपने फेस करा हुआ है, और ईस्ट के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका वेस्ट। तो आपने इस तरफ फेस किया है, इसका मतलब आपका राइट साइड ये होगा और आपका लेफ्ट साइड ये होगा। तो हमेशा आपके लेफ्ट साइड नॉर्थ लाई करेगा और हमेशा आपके राइट साइड साउथ लाई करेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, अगर आपने ईस्ट की तरफ फेस किया है तो हमेशा आपकी लेफ्ट साइड नॉर्थ होगा और हमेशा आपके राइट साइड साउथ होगा, और ईस्ट के अपोजिट हमें पता है हमेशा क्या होगा, वेस्ट होगा। तो ये हो गया आपका सन का मेथड। नेक्स्ट इज़ योर कंपस। कंपस से तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो कि आपका नॉर्थ कौन सा है। और लास्ट इज़ योर जीपीएस। ठीक है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से भी आप फाइंड कर सकते हो कि आपकी नॉर्थ पोजीशन कौन सी है। 28th इज़ हेयर लाइन इज़ द पार्ट ऑफ कंपस। ये हमें पता है कि हेयर लाइन जो है वो कंपस का पार्ट होती हैं। कैसे होती है? जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये आपका विंडो हो गया, विंडो पे जो आपकी लाइन लाई करती है, जिसको पैरेलल रख के आप अपनी कंपस से बियरिंग निकालते हो, दिस इज़ योर हेयर लाइन। तो ये हमेशा याद रखना कि ये कंपस में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज ड्राई एंड लिक्विड आर टू टाइप ऑफ कंपस। हमने पढ़ा था कि कितने टाइप के कंपस होते हैं, 2 टाइप के, एक ड्राई होता है, एक लिक्विड होता है। जो हम एनसीसी में यूज़ करते हैं वो हम लोग लिक्विड कंपस यूज़ करते हैं। और मैंने ये भी पूछा था कि उस लिक्विड कंपस का नाम क्या होता है। सो द नेम ऑफ लिक्विड कंपस इज़ प्रिज्मेटिक लिक्विड कंपस मार्क 3। ठीक है, नाम क्या है? प्रिज्मेटिक लिक्विड कंपस मार्क 3। नेक्स्ट इज योर व्हाट आर द मेथड यूज टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मैप टू ग्राउंड। किस किस तरीके से आप मैप टू ग्राउंड ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो? तो ये तरीका हो गया आपका बेयरिंग एंड डिस्टेंस मेजरमेंट, जो हम पढ़ चुके हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मेजरमेंट, आप डायरेक्शन के थ्रू या फिर एंगल के थ्रू भी इसको निकाल सकते हो। और बाय एस्टिमेशन मेथड, आप एस्टिमेट करके भी इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इंटरसेक्शन मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड टू मैप।
ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो फ्रॉम ग्राउंड टू मैप। अभी हम लोगों ने मैप टू ग्राउंड की बात की थी, अब हम लोग ग्राउंड टू मैप की बात कर रहे हैं। तो ग्राउंड टू मैप मैंने आपको एक तरीका ब्रीफली बताया है, वो कौन सा है, बियरिंग का। ठीक है, आप पहले दो ऑब्जेक्ट को सेट करते हो, उसका फॉरवर्ड बियरिंग निकालते हो, उसके बाद उसको बैकवर्ड में कन्वर्ट करते हो, उसके बाद मैप में आप अपनी उन दोनों लोकेशंस को लोकेट करते हो और उसके बाद सर्विस प्रोटेक्टर के थ्रू वहाँ से एंगल फॉर्म करते हो और जहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट होता है वहाँ आपकी ऑन पोजीशन आ जाएगी। नेक्स्ट इज़ योर इंटरसेक्शन मेथड। ठीक है, इंटरसेक्शन जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट इज़ योर डायरेक्शन मेथड। आप डायरेक्टली डायरेक्शन के थ्रू भी इसको निकाल सकते हो और एस्टिमेट करके भी अपनी पोजीशन निकाल सकते हो। नेक्स्ट इज़ योर व्हाट इज़ नाइट मार्च। तो आपकी नाइट मार्च क्या होती है? व्हेन अ नेविगेशन पार्टी मूव एट नाइट विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड अ नाइट मार्च चार्ट, इट इज़ कॉल्ड नाइट मार्च। तो जब भी कोई नेविगेशन पार्टी, नेविगेशन मतलब आपको किसी पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करना है या फिर आपको एक पर्टिकुलर प्लेस तक पहुंचना है, तो जब भी कोई नेविगेशन पार्टी रात में किसकी मदद से, कंपास की मदद से, और जो उनका नाइट मार्च चार्ट होता है जो कि वो पहले ही प्रिपेयर कर चुके होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नाइट मार्च। नेक्स्ट इज व्हाट ऑल आइटम्स आर रिक्वायर्ड बाय नेविगेशन पार्टी। जो नेविगेशन पार्टी नाइट मार्च करती है वो कौन कौन सी चीज़ों को अपने साथ लेकर जाती है। तो बेसिकली ये आपके मिलिट्री ऑपरेशंस में होते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी आपके वॉर टाइम में कोई ऑपरेशन हो रहा हो उसमें यूज़ किया जाता है नाइट मार्च को। तो कौन कौन सा आ गया? पहले आपका हो गया सेट कंपास एज पर बाउंड्स। ठीक है, तो कंपास अपने साथ कैरी करती हैं वो फॉर द डायरेक्शन। नेक्स्ट इज ल्यूमिनस स्टिक। तो आपकी ल्यूमिनस स्टिक एक ऐसी स्टिक होती है जिसको सिर्फ एक टाइम ही आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और इसकी लाइट काफ़ी ज़्यादा नहीं होती, इसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम होती है ताकि जो सामने एनिमी है या कोई भी है उसको पता ना चल सके, वो ज़्यादा आइडेंटिफाई ना कर सके। नेक्स्ट इज़ योर वाइट क्लोथ। तो वाइट क्लोथ आपका यूज़ किया जाता है, बैक पे इसको रैप किया जाता है वाइट क्लोथ को, और ये बैक पे होता है, मतलब बैक साइड होता है। तो अगर सामने से कोई एनिमी आता है और आपका सपोज़ करो आपका गाइड है और आपका असिस्टेंट गाइड है, उन्होंने अपने बैक पे वाइट क्लोथ को रैप किया है, तो अगर सामने से कोई एनिमी आता है उनको दिख जाएगा, ठीक है। तो सामने वाले एनिमी को तो नहीं पता चलेगा क्योंकि वाइट क्लोथ आपकी बैक साइड लगा है, मगर जो पीछे आपकी पार्टी आ रही है, पीछे जो आपके स्क्वाड्स आ रहे हैं, उनको वो वाइट क्लोथ चमकता हुआ दिख जाएगा। तो जहाँ जहाँ वो मूव करेंगे उस एनिमी से बचने के लिए, वहाँ वहाँ वो जो पीछे वाले स्क्वाड्स हैं वो उनको फॉलो करेंगे। तो वाइट क्लोथ बेसिकली अपने जो ट्रूप होता है, अपने जो स्क्वाड्स होते हैं उनको हेल्प करने के लिए होता है नाइट में। नेक्स्ट इज़ योर मार्चिंग चार्ट। जो आपका मार्चिंग चार्ट प्रीवियसली प्रिपेयर करा हुआ होता है वो आपका इसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ योर वाइट चार्ट। ठीक है, वाइट चार्ट भी ये लोग कैरी करते हैं। आपके स्टोन पेबल्स होते हैं। स्टोन पेबल्स क्यों होते हैं? क्योंकि जब आप रात को या फिर नाइट में मार्च करते हो, आपको नहीं पता आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, तो आप कुछ जो मिलिट्री मैन होते हैं वो कुछ जो भी ऑपरेशंस को कंडक्ट करते हैं वो कुछ पेबल्स अपने पास रखते हैं। तो जैसे जैसे उन्होंने 100 स्टेप चला तो उन्होंने पेबल प्रीवियसली गिने हुए होते हैं कि उनके पास इतने पेबल्स हैं। सपोज करो 10 पेबल्स उनके पास हैं, जैसे वो 100 स्टेप चले उन्होंने एक पेबल गिरा दिया, जैसे नेक्स्ट 100 स्टेप चले उन्होंने दूसरे पेबल गिरा दिया। तो ऐसे ऐसे करके जब लास्ट में वो अपने पेबल्स काउंट करेंगे तो उससे वो 100 स्टेप को काउंट कर पाएंगे कि हम लगभग कितना स्टेप चले हैं और हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो पेबल स्टोन आपका बेसिकली डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। लास्ट इज़ योर फ्रॉस्टेड टॉर्च। तो फ्रॉस्टेड टॉर्च का मतलब है कि आप डायरेक्टली जो ल्यूमिनियस टॉर्च होती है हाई डेंसिटी इंटेंसिटी वाली, उसको यूज़ नहीं करते हो। इसमें क्या होता है, आपके टॉर्च को कवर किया जाता है हर एक साइड से, बस बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है ताकि अगर उनको मैप रीड करना हो या कुछ भी देखना हो नाइट में तो वो उसका यूज़ कर सकें। तो ये हाईली कवर्ड टॉर्च होता है, बस थोड़ा सा एरिया लाइट की विजिबिलिटी के लिए छोड़ा जाता है। नेक्स्ट इज़ योर व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ नेविगेशन पार्टी। नेविगेशन पार्टी में कौन कौन से लोग होते हैं? तो नेविगेशन पार्टी में सबसे आगे जो आपका होता है डेट इज़ योर गाइड, ठीक है। ही कैरीज अ ल्यूमिनस स्टिक। मैंने आपको बताया था ल्यूमिनस स्टिक जो सिर्फ वन टाइम जलती है, ठीक है, एक ही टाइम उसको यूज़ किया जा सकता है, और इसके थ्रू जो गाइड होता है वो रास्ता देखता है।
और उसके पास एक कंपस भी होता है फॉर द बियरिंग, कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कितना और उनको कवर करना है, इसके लिए वो कंपस का यूज़ करते हैं. सेकेंड इज़ योर असिस्टेंट गाइड. जो गाइड को असिस्ट करता है उसको बोलते हैं असिस्टेंट गाइड. ही हैज़ अ वाइट पीस ऑफ क्लोथ एट इज बैग फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड अ स्टिक टू मेजर डेप्थ ऑफ नाला और पिट्स. तो जो असिस्टेंट गाइड होता है उसी के बैग पे वाइट क्लोथ को रैप किया जाता है ताकि वो पीछे वालों को विजिबल हो और वो उसको फॉलो कर सकें. सेकेंडली उनके पास एक स्टिक भी होती है जिससे अगर कोई पिट रास्ते में पड़ जाए या फिर कोई नाला रास्ते में आ जाए तो उसकी डेप्थ को मेजर कर सकें. नेक्स्ट इज योर रिकॉर्डर. ही कैरीज एडिशनल कंपास ऑलरेडी सेट ऑन गिवन बियरिंग, नाइट मार्च चार्ट एंड स्टोन पेबल्स. ही मेजर्स द डिस्टेंस. ठीक है, रिकॉर्डर का मतलब क्या है, जो सारी रिकॉर्डिंग्स अपने पास रखता हो. तो पहले तो उनके पास कंपास होता है जिसमें बियरिंग सेट होती है. नाइट मार्च चार्ट होता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और उनको कहाँ जाना है. और उनके पास पेबल्स होते हैं, मतलब स्टोन जो है वो रिकॉर्डर रखता है और यही 100 by 100 स्टेप डिस्टेंस मेजर करते हैं. बाद में आपके लास्ट में स्कॉट्स होते हैं. नंबर ऑफ स्कॉट्स कुड बी फ्रॉम 2 to 4 डिपेंडिंग अपॉन द रूट और टास्क. जो भी टास्क उनको कैरी करना है उसके अकॉर्डिंग वो स्कॉट्स रखते हैं. सो दिस इज़ व्हाट योर नेविगेशन पार्टी कंपोज्ड ऑफ. किस किस से बनती है? गाइड, असिस्टेंट गाइड, रिकॉर्डर एंड स्कॉट्स. लास्ट इज योर what point should be kept in mind by all members of navigation party. नेविगेशन पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं उनको कौन कौन सी चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए ड्यूरिंग नेविगेशन या फिर नाइट मार्च. सबसे पहला, वाइल मार्चिंग डू नॉट कफ, टॉक और मेक एनी नॉइज़. उनको कोई भी आवाज़ नहीं करनी चाहिए, कफिंग नहीं होनी चाहिए और बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि सामने वाले एनिमी को पता चल जाएगा. ठीक है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी. नेक्स्ट इज वाइल मार्चिंग कीप इंटरपर्सन डिस्टेंस इन माइंड. जब भी वो मार्च कर रहे हो उनको पता होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन जो उनके आगे चल रहा है उनके और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है. डिस्टेंस ना ही ज़्यादा होना चाहिए और डिस्टेंस ना ही कम होना चाहिए. नेक्स्ट इज पार्टी मस्ट इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. नेक्स्ट इज स्मोकिंग यूजिंग एनी काइंड ऑफ लाइट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग ल्यूमिनस स्टिक और जो हमारा जो टॉर्च होता है, कवर्ड टॉर्च, उसका यूज़ करते हैं. तो इसका मतलब अगर आप स्मोकिंग करोगे तो उसकी लाइट भी एनिमी को दिख जाएगी, तो वो भी आपका यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड होता है, प्रोहिबिटेड होता है. एंड द लास्ट इज टू रीड नाइट मार्च चार्ट यूज़ फ्रॉस्टेड टॉर्च. तो ये हमने बात करी है. फ्रॉस्टेड टॉर्च कौन सा? जो फुली कवर्ड हो, बस थोड़ा सा उसमें होल हो सिर्फ आपके चार्ट को पढ़ने के लिए. तो नाइट मार्च चार्ट अगर उनको पढ़ना है इन बिटवीन जिस बात पे वो जा रहे हैं तो वो लोग किसका यूज़ करते हैं? फ्रॉस्टेड टॉर्च का. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर दैट इज़ मैप रीडिंग. आई होप ऑल पॉइंट्स आर क्लियर. मैंने कोशिश की है कि आपको लगभग सारी चीज़ें समझ आ जाए एक ही वीडियो में. एंड these were the important questions, the expected questions from this particular topic. So this was all about the video. If you like the video, please hit the like button, also the subscribe button and the bell icon for future notification. And all the very best for your B certificate examination because it is tomorrow only. And I believe that these videos had helped you a lot and this particular video is going to help you as well. Jai Hind.